नमस्कार। खबर दुनिया में आज देखेंगे ट्रंप के स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में 10 साल की बच्ची बनी आकर्षण का केंद्र। तय हुई डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग की दोबारा मुलाकात। हवाना सिंड्रोम से परेशान हैं कनाडा के डिप्लोमेट्स और पोप ने की यूएई की यात्रा। इसके अलावा दुनिया रंग बिरंगी में देखेंगे एक खोए हुए पासवर्ड की कहानी और भी बहुत कुछ। तो सप्ताह भर की चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ खबर दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वमित्रा। अमेरिका में राजनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर मची हलचल के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वार्षिक स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन दिया। उनके चेहरे पर हमेशा एक चिढ़ और गुस्से का भाव रहता है, लेकिन इस बार उनका एक और चेहरा दिखाई दिया। राष्ट्रपति ट्रंप के स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में अमेरिका में कैंसर से जंग जीतने वाली 10 साल की बच्ची ग्रेस एलिन आकर्षण का केंद्र बन गई। डोनाल्ड ट्रंप ने उसे सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत बताया। आपको बताएं कि ग्रेस को ब्रेन ट्यूमर था और उसने बड़ी बहादुरी से अपनी जंग लड़ी। ट्रंप ने कहा, इस दीर्घा में मेलेनिया के साथ जो शामिल हो रही हैं वो 10 साल की ग्रेस एलिन है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बचपन में होने वाले कैंसर से लड़ाई में अपना समर्थन दें। ग्रेस का वहाँ मौजूद लोगों ने जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया। इसके अलावा स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में ट्रंप ने अपनी उपलब्धियां गिनाई, साथ ही प्रतिरोध, प्रतिशोध और बदले की राजनीति खत्म करने की अपील की। सरकारी शटडाउन की स्थिति से बचने के लिए ट्रंप ने आपसी मतभेदों को दूर करने का आह्वान किया है, लेकिन अमेरिका मेक्सिको की सीमा पर दीवार बनाने का संकल्प भी दोहराया। ट्रंप ने अपने वार्षिक संबोधन में बहुत सी बातें कही, लेकिन एक खास बात ये कही कि वो उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के साथ फरवरी के अंत में वियतनाम में दूसरे शिखर वार्ता करेंगे। 2017 में ट्रंप ने उत्तर कोरिया के साथ युद्ध की धमकी देकर डर पैदा कर दिया था। उस दौरान उन्होंने कहा था कि वो उस देश में ऐसी आग बरसाएंगे जो दुनिया ने कभी नहीं देखी होगी, लेकिन अब हालात और तेवर दोनों बदल गए हैं। ट्रंप ने कहा कि उनकी वजह से ही उत्तर कोरिया के साथ एक बड़ा युद्ध टल पाया। ट्रंप ने कहा, अगर मैं अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं चुना गया होता तो मेरे ख्याल से अभी हम उत्तर कोरिया के साथ एक बड़े युद्ध की स्थिति में होते। ट्रंप ने यह घोषणा भी की कि वे किम जोंग उन के साथ जल्द ही दूसरी शिखर वार्ता करेंगे। गौरतलब है कि ट्रंप और किम के बीच पिछले साल पहली शिखर वार्ता सिंगापुर में हुई थी और उसके बाद से ही दूसरी वार्ता की योजनाओं पर काम शुरू कर दिया गया था। यह परमाणु एवं मिसाइल कार्यक्रमों को खत्म करने के लिए कूटनीतिक प्रयासों की एक शुरुआत होगी। ट्रंप ने 80 मिनट से अधिक चले अपने संबोधन में कहा, हम कोरियाई प्रायद्वीप में शांति स्थापित करने के अपने ऐतिहासिक कदम को जारी रखेंगे। हमारे बंधक घर लौट आए हैं, परमाणु परीक्षण भी बंद हो गए हैं और पिछले 15 महीने से अधिक समय से मिसाइल लॉन्च भी नहीं हुआ है। अभी काफी काम किया जाना बाकी है, लेकिन किम जोंग उन के साथ मेरे रिश्ते अच्छे हैं। किम और मैं वियतनाम में 27-28 फरवरी को मुलाकात करेंगे। शिखर वार्ता की तैयारियों का जायजा लेने के लिए अमेरिका के विशेष दूत स्टीफन बिगन उत्तर कोरिया पहुंच चुके हैं। ट्रंप किम की शिखर वार्ता से उम्मीद की जा सकती है कि न केवल उन दोनों देशों के रिश्ते सुधरेंगे, बल्कि दुनिया के लिए भी स्थितियां बेहतर होंगी। वैसे कनाडा में क्यूबा के कारण इस वक्त मुश्किल स्थितियां बन गई हैं। कनाडा में डिप्लोमेट्स ने कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि क्यूबा में साल 2017 में तैनाती के दौरान वे संदिग्ध संक्रमण की चपेट में आए, लेकिन उन्हें वहां से निकालने और उपचार मुहैया कराने में देरी की गई। यही आरोप लगाते हुए अब उन्होंने ओटावा के खिलाफ मुकदमा दायर करने का फैसला किया है। वर्तमान और पूर्व राजनयिकों और उनके परिजनों समेत कुल 14 लोगों ने सरकार से हर्जाने के तौर पर $2 करोड़ 10 लाख मांगे हैं। ये सभी लोग 1 वर्ष से कनाडा में हैं, लेकिन अब भी वो हवाना सिंड्रोम से पीड़ित हैं। आपको बता दें कि यह एक रहस्यमयी बीमारी है जिसमें माइग्रेन की शिकायत के अलावा देखने और सुनाई देने में तकलीफ होती है। इस सिंड्रोम से पीड़ित कुछ लोगों ने एक साक्षात्कार में बताया कि संदिग्ध बीमारी का पहला लक्षण 2017 की वसंत ऋतु में दिखाई दिया, लेकिन कनाडा ने लगभग 1 साल तक किसी की कोई मदद नहीं की। इस संबंध में विदेश मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने कहा, राजनयिकों की सुरक्षा प्राथमिकता रहती है। उन्होंने कहा, मैं बारीकियों में नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं दोहराना चाहती हूं कि मैंने उनमें से कुछ राजनयिकों से मुलाकात की है और जैसा कि मैंने उनसे कहा है कि उनका स्वास्थ्य और सुरक्षा हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। मेरी सच्ची संवेदनाएं उनके साथ हैं। कनाडा का यह राजनीतिक संकट कैसे थमता है पता नहीं। इधर वेनेजुएला में भी राजनीतिक संकट बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रपति मादुरो और स्वघोषित राष्ट्रपति गुएडो की लड़ाई अब सैन्य तंत्र तक पहुंच गई है। वेनेजुएला के सैन्य अधिकारियों ने वेनेजुएला से कोलंबिया को जोड़ने वाले ताइडितास पुल पर नाकेबंदी की है। यहां से अमेरिका के समर्थन से आ रही मानवीय सहायता को रोका जा रहा है। गौरतलब है कि वेनेजुएला में दवाएं, भोजन आदि की व्यवस्था खुद को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित करने वाले जुआन गुएडो करा रहे हैं। उनका दावा है कि अगर ये सहायता नहीं पहुंची तो 3 लाख लोगों की मौत हो सकती है।
विपक्ष के प्रभुत्व वाली नेशनल असेंबली ने सशस्त्र बलों को आगाह किया कि सहायता को रोककर लक्ष्मण रेखा पार न करें। जनप्रतिनिधि मिगुएल पिजारो ने सेना को एक संदेश में कहा, आप जानते हैं कि एक लक्ष्मण रेखा है, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एक सीमा है, आप जानते हैं कि दवाएं, खाना और चिकित्सीय आपूर्ति ही वो सीमा है। आपको बता दें कि सशस्त्र बल राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सत्ता का बड़ा आधार है। मादुरो का कहना है कि मानवीय मदद अमेरिका नीत हमले का पूर्व संकेतक है। उन्होंने जोर दिया कि कोई भी प्रवेश नहीं करेगा, यहाँ तक कि कोई हमलावर सैनिक भी। राजनीति और सत्ता के दो पार्टों में हमेशा आम इंसान ही पिसता है। कुछ ऐसा ही हाल धर्म और धार्मिक कट्टरता का है, लेकिन इस स्थिति को बदला भी जा सकता है। कम से कम पोप फ्रांसिस के यूएई दौरे से तो यही संदेश मिलता है। पोप फ्रांसिस हाल ही में यूएई के 3 दिनों के दौरे पर गए। इस यात्रा के लिए पिछले साल उन्हें अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और कैथोलिक समुदाय ने निमंत्रण भेजा था। अबू धाबी में सुन्नी इस्लाम के प्रतिष्ठित मदरसे अल अजहर के इमाम शेख अहमद अल तैयब ने पोप के साथ वार्ता की। दोनों धार्मिक नेताओं ने विश्व शांति और एक साथ रहने की खातिर मानवीय भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। वेटिकन ने इसे ईसाइयों और मुसलमानों के बीच बातचीत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। इस यात्रा पर पोप फ्रांसिस ने कहा कि उनका संयुक्त अरब अमीरात का दौरा ईसाइयत और इस्लाम के बीच संवाद के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ेगा। यह दोनों धर्मों के बीच भाईचारे के विकास में भी सहायक होगा। धर्मावलंबियों को संबोधित करते हुए पोप ने कहा, यह पहला मौका है जब किसी पोप ने अरब द्वीप का दौरा किया। उनका यह दौरा और इस्लाम के धार्मिक नेताओं से मुलाकात मुसलमान और ईसाइयों के बीच के संघर्ष को भी रोकेगा। कट्टरता किसी भी बात को लेकर हो, किसी भी किस्म की हो, हमेशा नुकसान ही पहुंचाती है। ये बात दुनिया ने हिटलर के दौर में देखी है। हिटलर को तो लोग अब याद नहीं करना चाहते, लेकिन उसकी बनाई पेंटिंग्स एक बार फिर याद की जा रही हैं। नूरमबर्ग के एक नीलामी घर में 30 से ज्यादा ऐसी पेंटिंग्स और चित्रों पर बोलियां लगाई जाएंगी जिन पर ए हिटलर हस्ताक्षर अंकित है। इन पेंटिंग्स को नाजी तानाशाह की कृतियां माना गया है। जर्मनी के वीडलर नीलामी घर की वेबसाइट के मुताबिक इन तस्वीरों की बिक्री इसी नीलामी घर में होगी। वेबसाइट ने अपने विक्रय कैटलॉग के अंत में एडोल्फ हिटलर विशेष नीलामी को भी शामिल किया है। वेबसाइट ने बताया कि इन कलाकृतियों में ए हिटलर के हस्ताक्षर या नाम चिन्ह यानी मोनोग्राम वाली तस्वीरें और अन्य साजो सामान शामिल हैं। इनमें कई विधाएं और माध्यम शामिल हैं। कैटलॉग में कहा गया, ये वस्तुएं ऑस्ट्रिया या यूरोपीय निजी स्वामित्व वाली संस्था से आ रही हैं, जो मूल रूप से तीसरे जर्मन राज्य, उसके वारिसों या संग्राहकों की कंपनियों से हासिल हुई हैं। खबर के मुताबिक नीलामी में शुरुआती कीमत एक चारकोल चित्र के लिए 130 यूरो से लेकर वाटर कलर से बने चित्र के लिए 45,000 यूरो तक हो सकती है। आपको बता दें कि हिटलर ने युवावस्था में वियना एकेडमी ऑफ आर्ट्स में दाखिला लेने की कोशिश की थी, लेकिन प्रतिभा के अभाव में उन्हें खारिज कर दिया गया था। लेकिन फिर भी उनकी बनाई पेंटिंग्स हमेशा चर्चा का विषय रही हैं। और आखिर में एक खबर दुनिया रंग बिरंगी से। जब कोई इंसान इस दुनिया से जाता है तो अपने पीछे बहुत सी यादें छोड़ जाता है, लेकिन अगर कोई इंसान ऐसा ताला छोड़ जाए जिसकी चाबी ढूंढे ना मिल रही हो, तब क्या हो? देखिए ये रिपोर्ट। कनाडा की एक कंपनी के सीईओ के अचानक गुजर जाने से निवेशकों के करीब 10 अरब रुपए फंस गए हैं। दरअसल क्वाड्रिगा नाम की एक कंपनी क्रिप्टो करेंसी का कारोबार करती है। इसके सीईओ गेराल्ड कॉटन के पास इन एक्सचेंज खातों का पासवर्ड था। क्वाड्रिगा के पास रखी गई अधिकांश मुद्राएं कोल्ड वैलेट खातों में ऑफलाइन रखी गई थी और ऐसा हैकरों से बचाव के लिए किया गया था। इन खातों का एक्सेस सिर्फ कॉटन के पास था, लेकिन इन वॉलेट्स की चाबी यानी पासवर्ड गेराल्ड के साथ ही चले गए। महज 30 बरस की उम्र में उनका निधन हो गया। अब कंपनी के सामने धर्म संकट आ गया है कि वह किस तरह अपने क्लाइंट्स का पैसा उन्हें लौटाए। इस मामले में गेराल्ड की पत्नी जेनिफर रॉबर्टसन और उनकी कंपनी ने कनाडा की कोर्ट में क्रेडिट प्रोटेक्शन की अपील दायर की है। याचिका में कहा गया है कि वे गेराल्ड के एनक्रिप्टेड अकाउंट को अनलॉक नहीं कर पा रहे हैं। बहुत से विशेषज्ञों ने भी इसकी असफल कोशिश की है। निवेशकों के पैसे न डूबे, इसलिए उनकी मदद की जाए। गेराल्ड ने या उनके परिजनों ने या उनकी कंपनी में निवेश करने वालों ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि उनकी मौत अरबों रुपयों के पासवर्ड की अनसुलझी गुत्थी बन जाएगी। आनंद फिल्म का डायलॉग याद आता है कि जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है जहां पना, हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब, कौन, कैसे उठेगा, ये कोई नहीं बता सकता। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।